यस, नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, लास्ट जो क्लास थी, हाँ, प्रेपोजिशन लेक्चर सेकंड, और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट चली गई थी अचानक से, तो क्लास स्टॉप हो गई थी। बट ऑलमोस्ट 1 आवर की क्लास आपको मिल चुकी थी, ठीक है। 1 घंटे तक की क्लास हो गई थी। तो उसी के बाद फिर हम प्रेपोजिशन का ये जो है लेक्चर थर्ड आप लोगों के सामने रहेगा, ठीक है। प्रेपोजिशन का थर्ड लेक्चर रहेगा। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये एक सेंटेंस है, एक कोट, मोटिवेशनल कोट मैंने आपके सामने रखी है। देखो क्या कह रहा है वो। सेंटेंस में कहा गया है कि द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ये बात, ठीक है। बताया गया है कि कोई भी पर्सन जो इस दुनिया के अंदर है, कोई भी पर्सन जो किसी भी चीज में, किसी भी प्रोफेशन में जो एक्सपर्ट है, ठीक है, वॉज वंस अ बिगिनर। वो कभी क्या रहा, बेशक वो बिगिनर रहा। यानी कि हर किसी आदमी को इस यूनिवर्स के अंदर स्टार्टिंग करनी पड़ती है, शुरुआत करनी पड़ती है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग आप करते हो, बिगिनर होते हो, और बिगिनर जो होता है पर्सन, फिर वो रास्ते से गुजरते हुए एक्सपर्ट होने के रास्ते तक जाता है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन आप इस दुनिया में देखते हो, कोई भी पर्सनालिटी है, कोई भी जो है लीडर है, या फिर कोई भी जो है हॉलीवुड बॉलीवुड पर्सनालिटी है, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, राइट। तो आज जिसका काफ़ी नेम फेम है, वो सारे के सारे पर्सन बिगिनर होने की उस जो है बिगिनर बीइंग से गुजरे हैं। सारे के सारों ने शुरुआत की है, और शुरुआत के बाद फिर मेहनत करने के बाद ही जाके वो एक्सपर्ट हुआ करते हैं, ठीक है। कोई भी पर्सन चाहे इस दुनिया के अंदर है, वो सभी इसी सिचुएशन से गुजरता है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं। आप भी यहाँ पे अभी सीख रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि कैसे क्या होता है, ठीक है। आप इंग्लिश सीख रहे हो, और भी आपके एग्ज़ाम के लिए जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उन पे आपका फोकस है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, और फिर आप उस फील्ड के अंदर काफ़ी एक्सपर्ट होगे। आपकी जो डिसीजंस हैं, आपकी जो सजेशंस हैं, उनकी इम्पोर्टेंस होंगी, अपने आप में अहमियत होगी, ठीक है। तो हर कोई एक्सपर्ट इंसान शुरुआती दौर में वो बिगिनर ही रहा है। आप इस बात को हमेशा समझते हुए चलें, ठीक है। तो आ जाइए, अब हम प्रेपोजिशन के इस लेक्चर थर्ड में जाते हैं। देखो, ये तीनों सेंटेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाए थे, तीनों को एक बार फिर से समझ लें। वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रेपोजिशंस का क्या केस होता है उसको हम सीख रहे थे, समझ रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव मिल जाती है, तो जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब्स हुआ करती हैं, उन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आया करता है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में हमेशा हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में प्रेपोजिशंस देके एरर दी जाया करती हैं। प्रेपोजिशंस देके उसमें एरर आपको बता दी जाती हैं। तो ये सिचुएशन कंडीशन है जिसको हम आज की क्लास में, अभी की क्लास में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। देखो, ये सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा था, अफोर्ड करके वर्ब थी, ठीक है, मेन वर्ब। मॉडल कैन नॉट के बाद में अफोर्ड मेन वर्ब मिली हुई है। इसके साथ एक प्रेपोजिशन टू दे रखी थी, और फिर सच कॉस्टली गिफ्ट्स नाम का वर्ड ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हमें यह देखना होता है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। और ये चेक करने के लिए सच कॉस्टली गिफ्ट्स, बेशक ये थिंग्स को बताने वाला ऑब्जेक्ट हुम का रिप्लाई नहीं हो सकता, तो हम क्वेश्चन जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट से ही क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो जब मैंने व्हाट से क्वेश्चन किया, तो व्हाट कैन वी नॉट अफोर्ड, तो रिप्लाई मिला वी कैन नॉट अफोर्ड सच कॉस्टली गिफ्ट्स। और क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई हो गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब बन गई, तो इसके बाद में हमने टू प्रेपोजिशन को सेंटेंस में से ड्रॉप करते से ही सेंटेंस आपका ओके हो जाएगा, राइट। फिर अगले सेंटेंस में मैं गया, और अफोर्ड नाम की मेन वर्ब के बाद में ये 2 + V1 गिवन कर रखा है, ठीक है। अब टू बाय दिस कार नाम का वर्ड 2 + V1 इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव जो होता है वो नाउन के इक्विवेलेंट हुआ करता है, डायरेक्ट नाउन ना होके नाउन के इक्विवेलेंट वो कंसिडर किया जाता है। क्योंकि मैंने बताया जो डायरेक्ट नाउन होते हैं वो पेन, मार्कर,
ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, मैं कोई पर्सन हूँ, ठीक है, दिल्ली में कहूँ, फिर उसके बाद अमेरिका, पटना, कुछ भी जो नाउन होते हैं वो डायरेक्ट नाउन होते हैं, लेकिन 2+V1 ये इन्फिनेटिव नाउन के इक्विवेलेंट होता है। और बेशक ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू बाय दिस कार, और हम देखें तो टू बाय दिस कार नाम का ये वर्ड, ये व्हाट का रिप्लाई है, तो व्हाट का रिप्लाई हो गया व्हाट कैन आई नॉट अफोर्ड। क्वेश्चन करेंगे व्हाट कैन आई नॉट अफोर्ड, मैं क्या अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, तो रिप्लाई मिला आई कैन नॉट अफोर्ड सच कॉस्टली गिफ्ट्स। ठीक है, तो ये सॉरी आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय दिस कार, ये इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बन गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, तो ये सेंटेंस आपको ओके हो जाएगा। मेन वर्ब के बाद में टू प्रेपोजिशन किसी वर्ब से पहले आके इन्फिनेटिव बन जाता है, और इन्फिनेटिव ये प्रेपोजिशन वर्ब से पहले आके उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज की जाया करती है। तो ये सेंटेंस आप लोगों का बिल्कुल ओके है। ठीक है, यहां तक क्लियर कर पा रहे हो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस में कह रहा हूं दिस स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड, in the preliminary test. This student has qualified in the preliminary test. ये एक सेंटेंस मैंने आपको गिवन किया है। ठीक है, और देखो जरा ध्यान से थोड़ा, हैज नाम का ये वर्ड हेल्पिंग वर्ब है, राइट, और ये क्वालिफाइड नाम का वर्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद ये इन प्रेपोजिशन है, और ये द प्रिलिमिनरी टेस्ट नाम का वर्ड नाउन है, और नाउन क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, और ये प्रिलिमिनरी टेस्ट यदि ऑब्जेक्ट होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ किसका रिप्लाई हो सकता है? बेशक व्हाट का रिप्लाई हो सकता है, हुम का ये रिप्लाई नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो हुम का रिप्लाई होता है वो हमेशा पर्सन्स को बताने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ करता है। तो बेशक पर्सन को ना बता के ये थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई मैंने इसको जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का रिप्लाई बताया। अब हमें ये देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी कि वर्ब ट्रांजिटिव है, या फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी कि वर्ब इंट्रांजिटिव है। तो इस सेंटेंस को जैसे ही मैंने व्हाट से क्वेश्चन किया, व्हाट हैज दिस स्टूडेंट क्वालिफाइड, व्हाट हैज दिस स्टूडेंट क्वालिफाइड, यानी कि स्टूडेंट ने क्या क्वालिफाई कर दिया है, तो रिप्लाई मिला दिस स्टूडेंट, ये जो सब्जेक्ट है, दिस स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड द प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो ये जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है ये व्हाट का रिप्लाई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये वर्ब का है, तो ये वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है, और हमें पता है ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं वो अपने साथ प्रेपोजिशन रख के एरर दे दी जाया करती हैं एग्जाम के अंदर। तो क्वालिफाइड नाम की इस वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन इन को हम सेंटेंस में से ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, और सेंटेंस देखो, एक जो है एक सेंटेंस में ये कह रहा हूं दिस स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड फॉर द main test and his preparation for it is going on nicely। ये एक सेंटेंस मैंने आपको गिवन किया है, ध्यान देना जरा इस सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस मैंने कहा है दिस स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड फॉर द मेन टेस्ट एंड हिज प्रेपरेशन फॉर इट इज गोइंग ऑन नाइसली। इस सेंटेंस में भी हम देखें यदि तो क्वालिफाइड नाम का वर्ड वर्ब है, हैज नाम की हेल्पिंग वर्ब के बाद में आया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके पहले ये स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, मेन टेस्ट नाम का ये वर्ड। अब हमें ये देखना है कि ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो आपको दे रखा है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है या फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हमें ये चेक करना है। ठीक है,
मैंने कहा जो ये ऑब्जेक्ट है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हमें ये देखना है। और मैं आपको ये बता दूं कि एंड नाम के इस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद ये जो वर्ड मिला हुआ है ना, हिज प्रेपरेशन फॉर इट इज गोइंग ऑन नाइसली, ये जो वर्ड मिला हुआ है ये एक तरीके से आइडेंटिटी का काम कर रहा है। ये एक तरीके से रेफरेंस बता रहा है, रेफरेंस है जो कह रहा है कि हिज प्रेपरेशन फॉर इट इज गोइंग ऑन नाइसली, कि उसकी जो प्रेपरेशन है, किसके लिए प्रेपरेशन है, मेन टेस्ट के लिए जो प्रेपरेशन है, मेन टेस्ट के लिए जो प्रेपरेशन है वो गोइंग ऑन नाइसली, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से वो चल रही है। तो समझने का मतलब है जब उसकी प्रेपरेशन मेन टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से चल रही है, इट मींस ये जो मेन टेस्ट है ये क्वालिफाइड का ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी उसने मेन टेस्ट को क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि अभी भी उसने क्वालिफाई तो प्रिलिमिनरी टेस्ट ही किया है। मेन टेस्ट जो है ये क्वालिफाइड नाम की मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाद में उसने रेफरेंस दिया कि जो है उसकी जो प्रेपरेशन है फॉर इट यानी कि मेन टेस्ट, नाउन को रिपीट ना करके मैंने एक प्रोनाउन का यूज कर लिया है, ये मेन टेस्ट को बता रहा है जो इट नाम का वर्ड है, यानी कि मेन टेस्ट के लिए जो प्रेपरेशन है वो गोइंग ऑन नाइसली, वो बहुत अच्छे से चल रही है। और किसी भी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से तब चल रही होती है जब आगे आने वाले टाइम में आपको उस एग्जाम जो है उसको आपने गिव करना है, ठीक है। जब आप आगे चल के जब एग्जाम देते हो तभी उसकी प्रेपरेशन, किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन नाइसली चल रही हुआ करती है, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस मिला ये हमें बता रहा है कि मेन टेस्ट को उसने क्वालिफाई नहीं किया है, और जब मेन टेस्ट को क्वालिफाई नहीं किया है इसका मतलब ये मेन टेस्ट क्वालिफाइड नाम की वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ अब एक प्रेपोजिशन जो हम यूज करेंगे वो क्या, क्वालिफाइड फॉर, और ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना ये बेशक ये आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाया करता है, ठीक है। अब वो कहना चाह रहा है कि उसने क्वालिफाई कर लिया, मेन टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया, यानी कि जो है अभी क्वालिफाई तो जो है प्रिलिमिनरी ही किया है, लेकिन अब प्रिलिमिनरी करने के बाद वो क्वालिफाई हो गया है। किसके लिए क्वालिफाई हो गया? मेन टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो गया है। तो जब मेन टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ है तो ये मेन टेस्ट क्वालिफाइड नाम की वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। मेन टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर दिया क्योंकि उसकी प्रेपरेशन जो है वो नाइसली गोइंग ऑन कर रही है, ठीक है। तो यहां पे अब सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब जब बन जाती है क्वालिफाई नाम की वर्ब, तो ये अपने साथ एक प्रेपोजिशन की जो डिमांड करती है वो बेशक प्रेपोजिशन फॉर का यूज हम किया करते हैं, क्वालिफाइड फॉर हुआ करता है उसके केस में। ये सिचुएशन आपके सामने रहा करती है। बताएं जल्दी से, समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद अक्सर किसी प्रेपोजिशंस की डिमांड नहीं करती हैं। उन वर्ब्स की पूरी एक लिस्ट मैं आप लोगों के सामने अवेलेबल कराऊंगा, ताकि जब जब किसी भी एग्जाम में या प्रीवियस ईयर के पेपर जब आप दे रहे हो या फिर उनको सोल्व कर रहे हो, तो जैसे ही ये वर्ब्स आपको मिलेंगी तो तुरंत आप फाइंड आउट करोगे कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, और उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव है तो प्रेपोजिशन को ड्रॉप करके हम लोग सेंटेंसेस को ओके कर लिया करते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट जो है वो कंप्लीट लिस्ट मैं आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूं, और इसके बाद भी काफी कुछ सीखने और समझने के लिए हमारे पास रहेगा, ठीक है, कि वो जो वर्ब्स मैं आपको लिखवाऊंगा उनमें भी कुछ वेरिएशन आएंगी। कभी कभार वर्ब में वेरिएशन ना आके, मीनिंग में वेरिएशन ना आके, उसके नेचर में वेरिएशन भी आएंगी, कि कोई वर्ड वर्ब ना हो के नाउन भी होता है, तो वो सब बातें फिर हम उसके बाद में जान लेंगे और कॉन्सेप्ट आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्ब चैप्टर से ये कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया है, और वर्ब को हम प्रेपोजिशन में रिलेट करते हुए इसको सीख और समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम जानेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वर्ब हैं। एक वर्ब सबसे पहले ये आस्क, अफोर्ड, अटैक,
await, access, answer. एक वर्ब है ये अप्रोच, बैग, ब्लेम. बैग मीन्स होता है माफी मांगना, ठीक है. कंप्राइज, कॉन्टैक्ट, कंट्रोल, कॉन्ट्राडिक्ट, देन डिमांड, डिस्कस, डिस्क्राइब, डिस्पाइट. ये जो डिस्पाइट नाम का वर्ड है, मैं आपको बता दूं, डिस्पाइट जो वर्ड होता है, ये वर्ड नेचर में प्रेपोजिशन हुआ करता है. डिस्पाइट, बाकी सभी के सभी वर्ड्स जो हैं वर्ब हैं, लेकिन डिस्पाइट की जब हम बात करते हैं तो डिस्पाइट नाम का वर्ड नेचर में प्रेपोजिशन हो जाया करता है. ये बात भी आप लोगों को समझनी है, ठीक है. फिर उसके बाद एंटर, एक्सप्लेन, एम्फेसाइज, उसके बाद देखो फ्ली, इनवाइट, इंट्रोड्यूस, इन्वेस्टिगेट, जॉइन, ले, ठीक है. ले करके वर्ब है ये. ले मीन्स होता है जो है एक तरीके से, ले मीन्स होता है पुट करना, रखना, ठीक है. ले का मीन्स क्या होता है? पुट करना, रखना, ठीक है. फिर उसके बाद मीट, ऑर्डर, ओबे, reach, resemble, resist, express, told, visit, violate, pass, qualify, marry, pass, qualify, marry. और भी कुछ वर्ब्स देखते हैं. एक वर्ब होती है डिमांड. डिमांड इक्वल शूट. यस, डिमांड इक्वल शूट, ठीक है. ये वर्ब्स भी हम डिस्कस करते हैं. फिर उसके बाद एक वर्ब है ये फेस. ओपोज, इन्फ्लुएंस. फेस, ओपोज और इन्फ्लुएंस, ये सभी वर्ब्स हैं जो वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स हुआ करती हैं. ये सारी की सारी, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती हैं
और ये जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं अक्सर इनके बाद में प्रेपोजिशंस देके एरर दी जाया करती हैं। इनके बाद में कोई भी प्रेपोजिशन का यूज हम लोग नहीं किया करते, इसी बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा यदि मैं इसको आप लोगों को डिटेल करूं तो देखो, एक बात समझना, एक वर्ब होती है से, प्रेजेंट में से और पास्ट में क्या, सेड। प्रेजेंट में से हो गया और पास्ट में क्या हो गया, सेड। इसके साथ जैसे ही प्रेपोजिशन टू लग जाती है, अब देखो ये से और सेड इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, प्लस ये क्या लग गया, प्रेपोजिशन, तो इज इक्वल टू प्रेजेंट में आस्क हो जाता है, ठीक है, या फिर प्रेजेंट में आस्क्ड हो जाता है, पास्ट में आस्क्ड हो जाता है, और जो है टेल या तो टोल्ड हो जाया करता है। तो ये जो आस्क, आस्क्ड पास्ट में, टेल प्रेजेंट में और टोल्ड पास्ट में, ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के मिलने से बनी है। इंट्रांजिटिव वर्ब और ये प्रेपोजिशन, तो इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन जो होती है ना भाई, वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाया करती है, और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में अक्सर प्रेपोजिशन देके एरर दी जाया करती है। कोई प्रेपोजिशन का यूज जो है हम इनके बाद में नहीं करेंगे, कोई टू वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। इसके साथ क्या नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, क्योंकि से टू या सेड टू या जो है ही इज इक्वल टू क्या, आस्क, आस्क्ड, टेल या टोल्ड हुआ है, तो इसके अंदर ये से वर्ब भी है और टू प्रेपोजिशन भी है। जब ये दोनों पहले से ही इन वर्ब के अंदर हैं, तो इन दोनों के बाद में एक प्रेपोजिशन टू का यूज नहीं करेंगे, चाहे वो आस्क या आस्क्ड है, चाहे टेल या तो टोल्ड है, ठीक है, क्योंकि अब ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाया करती हैं। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे आस्क को आपके सामने लिखा है। और यहाँ पे देखोगे तो ये टोल्ड नाम की वर्ब भी है, प्रेजेंट में टेल भी हो सकता है, प्रेजेंट में टेल भी हो सकता है, और यहाँ पे पास्ट में आस्क्ड भी हो सकता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो, वेट फॉर, वेट फॉर, वेट इंट्रांजिटिव वर्ब है, फॉर प्रेपोजिशन है, इज इक्वल टू क्या होता है, अवेट होता है। तो अवेट इस तरीके से इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के मिलने से क्या हो जाया करती है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाया करती है। एक बड़ी बात और यहाँ पे सीखने और समझने लायक बनती है, वो क्या है कि जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन हुआ करता है, ठीक है। मैंने कहा जो भी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन हुआ करता है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन हुआ करता है। यही कारण होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही इंट्रांजिटिव वर्ब भी है और प्रेपोजिशन भी उसके अंदर हुआ करती है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, एक आपने सुना होगा कंसिस्ट ऑफ, इसमें जो कंसिस्ट होती है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ऑफ प्रेपोजिशन है, तो कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू क्या हुआ करता है, कंप्राइज हुआ करता है, और ये कंप्राइज जो है ट्रांजिटिव वर्ब बन जाया करती है। ये रही कंप्राइज करके वर्ब, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ प्रेपोजिशन लग जाएगी, तो इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज इक्वल टू व्हाट, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाया करती है, ठीक है। ये सिचुएशन आप लोगों के सामने है। उसके बाद फिर देखो, आस्क फॉर, आस्क फॉर इज इक्वल टू क्या होता है, डिमांड होता है। आस्क फॉर इज इक्वल टू क्या होता है, ये डिमांड हुआ करता है, ठीक है। अब एक बात समझो, मैंने आस्क के बाद में जो प्रेपोजिशन यूज करने से मना किया है, सेड टू इज इक्वल टू आस्क्ड हुआ था, या से टू इज इक्वल टू आस्क हुआ था, तो मैंने कहा था कि आस्क के बाद में जो प्रेपोजिशन नहीं आएगी, वो प्रेपोजिशन कौन नहीं आएगी, टू नहीं आती है, ठीक है। टू नहीं आती है, क्योंकि जब आस्क
के बाद टू दे दिया जाता है तो आस्क ट्रांजिटिव वर्ब होती है, टू को ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन आस्क इंट्रांजिटिव वर्ब भी होती है और इसके साथ एक प्रेपोजिशन क्या लगती है, फॉर। और हमेशा जान लेना इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज इक्वल टू ये क्या बन जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। और डिमांड ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हम एक प्रेपोजिशन क्या यूज नहीं करते, बेशक फॉर का यूज नहीं किया करते हैं, डिमांड फॉर नहीं होता है। ठीक है, ओके, ये सिचुएशन आपके सामने रहती है। उसके बाद देखो टेल अबाउट। टेल अबाउट, टेल अबाउट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्क्राइब हुआ करता है। ठीक है, टेल अबाउट इज इक्वल टू डिस्क्राइब भी होता है और टेल अबाउट इज इक्वल टू एक्सप्लेन भी हुआ करता है। एक्सप्लेन करना किसी चीज को, यानी कि टेल अबाउट। तो टेल इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, प्रेपोजिशन ये हो गई। अब यहां पे भी देखो टेल के बाद मैंने जो प्रेपोजिशन को मना किया है वो टू प्रेपोजिशन को मना किया है, क्योंकि से टू इज इक्वल टू टेल होता है, तो टेल के बाद टू नहीं आता। जब टेल के बाद टू दे रखा होता है तो वो गलत होता है, क्योंकि टेल ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ टू नहीं आएगा। लेकिन टेल के साथ अबाउट प्रेपोजिशन जब लगती है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, प्लस प्रेपोजिशन इज इक्वल टू ट्रांजिटिव वर्ब डिस्क्राइब और एक्सप्लेन, ये हो जाया करता है। तो डिस्क्राइब और एक्सप्लेन नाम की जो वर्ब है ना, इनके साथ हम अबाउट प्रेपोजिशन दे के एरर दी जाया करती हैं। याद होगा आप लोगों को कि जो मैंने लास्ट क्लास आपको बताई थी, जो लास्ट लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर में पहला ही सेंटेंस मैंने आप लोगों को दिया था कि वी शुड डिस्कस अबाउट योर प्लान्स। ठीक है, तो वी शुड डिस्कस अबाउट योर प्लान्स में भी डिस्कस के साथ अबाउट को हमने ड्रॉप कर दिया था। क्यों? क्योंकि टॉक अबाउट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्कस होता है। ठीक है, टॉक यहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, प्लस प्रेपोजिशन इज इक्वल टू ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। डिस्कस के साथ ये अबाउट प्रेपोजिशन हमने गलत कर दी थी, इसको हमने ड्रॉप कर दिया था। ये सिचुएशन आपकी रहा करती है। फिर उसके बाद देखो कम या गो इनटू, कम या गो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इनटू प्रेपोजिशन है, इज इक्वल टू क्या होता है, एंटर होता है, क्योंकि एंटर कैसी वर्ब हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब। कम इनटू, गो इनटू, अंदर आना या अंदर जाना की सेंस को ये शो करता है। और इसके साथ हम प्रेपोजिशन इनटू को ड्रॉप कर देते हैं, यूज नहीं किया करते हैं, क्योंकि वो एंटर के बाद जो भी वर्ड मिला होता है, टेम्पल, मॉस्क्यू, या फिर जो है मैं कहूं उसके बाद जो है चर्च, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये सारे के सारे वर्ड व्हाट का रिप्लाई होते हुए ऑब्जेक्ट हुआ करते हैं, और एंटर के साथ हमने इनटू को ड्रॉप कर दिया था। ये बात आप अच्छे से समझते हो। ठीक है, चलिए और देखते हैं। एंटर तक हमने जान लिया है, एक्सप्लेन भी हो गया है। ठीक है, फ्ली को देखो, फ्ली को समझना, यहां पे ध्यान दें, रन अवे, रन आपकी वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, अवे प्रेपोजिशन, तो रन अवे इज इक्वल टू फ्ली जो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाया करती है, भाग जाना जिसको हम कहते हैं। और फ्ली नाम की इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन को यूज नहीं किया जाता है, ये बात भी आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक, चलिए तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फ्ली हो गया, फिर देखो लुक इनटू, लुक इनटू, लुक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनटू प्रेपोजिशन हो गई, तो लुक इनटू इज इक्वल टू हो जाता है क्या, इन्वेस्टिगेट। लुक इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट जो वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाया करती है, क्योंकि मैंने बताया इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज इक्वल टू ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में कोई भी प्रेपोजिशन का हम यूज नहीं किया करते हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने इन्वेस्टिगेट के साथ में इन प्रेपोजिशन को यूज करने से अवॉइड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे देखते हैं भाई इसी तरीके से क्या रीजन रहता है ये इन सब के पीछे।
आई होप कि समझ में आ रही होगी आप लोगों को बातें। ये लेक्चर्स जो है मैं इसी जो है ट्यून पे आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं कि अननेसेसरी बातें कोई ना हो क्लासरूम के अंदर, ठीक है, और हम कंटेंट फोकस्ड रहें। जो कंटेंट है हमारा क्लास का उसी पे हमारा मेन फोकस रहे, ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे है ना, ठीक है, किसी भी चैनल पे जो भी एजुकेशनल चैनल होते हैं, तो आई होप के एजुकेशनल चैनल पे स्टूडेंट जो आता है वो एजुकेशन के लिए ही आता है। क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट के चैनल्स और भी बहुत हैं यूट्यूब पे और भी जो है फेसबुक वगैरह से, ठीक है, तो आप लोगों को एंटरटेनमेंट के सोर्सेज तो अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट हम लोगों से जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधी सीधी बातें उनको बताई जाएं, फोकस्ड रहें, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें रहें और वही उन लोगों को मिलती रहें। तो मेरा पूरी कोशिश इसीलिए रहती है कि कोई भी अननेसेसरी बातें, इधर उधर की बातें आप लोगों को ना बता के, ठीक है, टू द पॉइंट बात की जाए, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हों। और क्योंकि जो है मेरा मानना है कि इस लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कोई चीज है तो वो टाइम है, ठीक है। टाइम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आदमी की कोई भी चीज गुम हो जाती है, कोई भी पैसे वगैरह खत्म हो जाते हैं तो वो अरेंज किए जा सकते हैं, उनको फिर से मेहनत करके हम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। इवन कभी कभार तो ऐसा होता है कि किसी की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट में भी मत मान लो डाउन हो गई तो आदमी मेहनत करता है और वो चीज फिर से वो गेन कर लेता है, ठीक है, अपने जो है एफर्ट्स के साथ। लेकिन टाइम एक ऐसी चीज है, ये बहुत वैल्यूएबल चीज है कि एक बार गया सो गया, ठीक है, वो मोमेंट आपकी लाइफ में से माइनस हो जाते हैं तुरंत, ठीक है। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूं, ठीक है, मेरी वजह से आपकी लाइफ के कोई भी एक भी सिंगल मोमेंट वेस्ट ना हो, ठीक है। बाकी आप कैसे अपनी लाइफ को कंसीडर करते हैं, कैसे उसको आगे लेके जाते हैं, वो आप पे डिपेंड होता है, आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। सही डायरेक्शन में उसको लेके जा रहे हैं या फिर इधर उधर उसको भटका के आप जो है वेस्ट कर दे रहे हैं, वो आप मर्जी कुछ भी करो क्योंकि आप मालिक हो अपने लाइफ के, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से कोई भी आपके जो प्रीसियस मोमेंट्स है लाइफ के वो वेस्ट ना हो और टू द पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात करते रहें, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेट को हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर देखो एक वर्ड मैंने कहा अराइव एट या फिर अराइव टू, ठीक है। अराइव एट और अराइव टू नहीं, अराइव इन। अराइव एट और अराइव इन इज इक्वल टू क्या होता है, रीच हुआ करता है। तो ये आपकी ठहरी इंट्रांजिटिव वर्ब, ये है प्रेपोजिशन, और इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज इक्वल टू ट्रांजिटिव वर्ब। तो रीच के साथ ना तो हम एट का यूज करते हैं और ना ही रीच के साथ इन का यूज किया जाता है, ठीक है। कोई भी प्रेपोजिशन जो है इनमें से रीच के साथ हम यूज नहीं करेंगे। क्यों? इसके पीछे का रीजन मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो वर्ब हुआ करती है, ये वर्ब आपके सामने जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ये ट्रांजिटिव वर्ब आपके सामने रहा करती है। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। रीच हो गया। अब देखो एक वर्ड होता है सिमिलर, वर्ब है सिमिलर टू। ये सिमिलर जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये टू प्रेपोजिशन है, तो सिमिलर टू भी इज इक्वल टू रिजेंबल हो जाया करता है, रिजेंबल। और ये रिजेंबल जो है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब बन जाया करती है। तो रिजेंबल के साथ आप प्रेपोजिशन टू को पाते हो तो वो सेंटेंस सीधा सीधा आपका एरर में हो जाया करता है। इस बात को भी आपने समझना है, ध्यान देना है, ठीक है। फिर देखते हैं होल्ड आउट। होल्ड आउट में होल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है, आउट प्रेपोजिशन है, तो होल्ड आउट इज इक्वल टू
रेजिस्ट होता है, विरोध करना, और ये विरोध करना ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके साथ ये आउट यदि आप लेके आते हैं तो ये आपका एरर में लेके चला जाएगा इस वर्ब को, ठीक है, क्योंकि रेजिस्ट जो होती है वर्ब वो ऑलरेडी एक ट्रांजिटिव वर्ब मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है, ऑलरेडी वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि ये वो सभी वर्ब्स हैं जिनके बाद प्रेपोजिशंस देके एरर दे दी जाया करती हैं। ये वर्ब्स की पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को अवेलेबल कर दी है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी पे हम बेस्ड करेंगे, आगे की जो जो बातें हैं वो भी हम यहीं से सीखेंगे, ठीक है। चलो तो भाई कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। देखो जरा, ये सेंटेंस को हम चेक करते हैं। चलिए इक्वल नाम के वर्ड को हम देख लेते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस में कह रहा हूं nobody can equal to his records। ये एक सेंटेंस मैंने आपको गिवन किया है, nobody can equal to his records। और एक सेंटेंस में कह रहा हूं nobody is equal to his records। ये टू डिफरेंट सेंटेंसेस मैंने आपको गिवन किए हैं, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस को समझेंगे। देखो जरा, ये सेंटेंस में चेक करो, कैन मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है और मॉडल से पहले ये नोबडी नाम का वर्ड बेशक सब्जेक्ट है, इक्वल नाम का वर्ड ये मेन वर्ब हो गया, और ये हिज रिकॉर्ड्स नाम का वर्ड है और ये ऑब्जेक्ट है। नाउन प्रोनाउन वर्ब के बाद या तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या फिर टू प्रेपोजिशन के बाद में आके प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट का रिप्लाई हो सकता है, ठीक, हुम का ये रिप्लाई नहीं है, क्योंकि हुम का जो रिप्लाई होता है वो हमेशा पर्सन्स को बताने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ करता है। तो व्हाट से क्वेश्चन करके देखें क्या ये इक्वल का ऑब्जेक्ट है या टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, व्हाट से, व्हाट कैन नोबडी इक्वल, व्हाट कैन नोबडी इक्वल, कोई भी कि क्या इक्वल नहीं है, ठीक है, कोई भी क्या इक्वल नहीं है, नोबडी कैन इक्वल हिज रिकॉर्ड्स। तो ये हिज रिकॉर्ड्स नाम का वर्ड जो है व्हाट का रिप्लाई है, और व्हाट का रिप्लाई है तो ये जो वर्ड वर्ब है ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अक्सर प्रेपोजिशंस गिवन करके एरर दी जाया करती है। सेंटेंस आपका ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। टू को जैसे ही ड्रॉप किया तो सेंटेंस आपका ओके हो गया। लेकिन यहां पे देखो ये बी बेस वर्ब की फॉर्म जो है ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। अब हमें पता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, और जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो नाउन प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव, इन तीनों में से ही कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो यहां पे जो इक्वल नाम का वर्ड है ना ये कॉम्प्लीमेंट बनते हुए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है, ठीक है, और वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट हो गया। अब एक बात समझ लेना, जब इक्वल ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके साथ टू को ड्रॉप किया था, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा था, लेकिन यहां पे जैसे ही इक्वल नाम का वर्ड एडजेक्टिव हो गया तो ये एडजेक्टिव अब अपने साथ प्रेपोजिशन टू की डिमांड करेगा। क्यों? क्योंकि ये टू प्रेपोजिशन हिज रिकॉर्ड्स नाम के नाउन को किसके साथ रिलेट कर रहा होगा, बेशक इक्वल नाम के एडजेक्टिव के साथ रिलेट करने के लिए
प्रेपोजिशन किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आके उस नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ रिलेट करती है, और ये दूसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है ये खुद नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या तो फिर कोई नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। और यहाँ पे टू प्रेपोजिशन हिज रिकॉर्ड्स नाम के नाउन को इक्वल नाम के एडजेक्टिव के साथ रिलेट कर रही है। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका ओके हो जाता है। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो इन सेंटेंसेस में हमने ये जाना कि यू मस्ट बी फैमिलियर विद द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, कि आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच से भी फैमिलियर होने चाहिए, परिचित होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड है वो वर्ड नेचर में क्या है, क्या वो वर्ड नेचर में जो है नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या नहीं है। जब ये पता होगा, सिर्फ इक्वल के साथ टू नहीं आता, इतना सा सीखने से बात नहीं बनने वाली, ये बात तय कर लो। ठीक है, सिर्फ आप ये सीखो कि इक्वल के साथ टू नहीं आएगा, जहां जहां इक्वल मिले वहां पे प्रेपोजिशन टू को ड्रॉप कर दें, ये आपकी कहीं ना कहीं हाफ नॉलेज हो जाएगी। तो आप ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को तो सही कर देंगे, चलो इक्वल के साथ टू नहीं आता, लेकिन यहां पे आप दिक्कत कर दोगे, यहां पे आप एरर ले आओगे। तो उन्हीं एरर से हमें बचना है। हमें सेंटेंस में यूज होने वाले किसी भी वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच से भी फैमिलियर होना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी बात है। और ठीक है, क्योंकि यही नॉलेज आपकी आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स को डीप करेंगे और बहुत इफेक्टिवली आप काम कर पाओगे। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये भी सजेशन देता हूं कि जब भी वो वोकैबुलरी रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो आप क्या करते हो, वोकैबुलरी में कोई भी वर्ड लिखते हो, राइट। ये वर्ड आप लोगों ने लिखा, ये वर्ड आपको किसी बुक में मिल गया, न्यूज़पेपर में मिल गया, ठीक है, या किसी नॉवल मैगजीन में कहीं पे भी मिलता है, या फिर आपके नोट्स में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये वर्ड लिखा, इस वर्ड के इंग्लिश मीनिंग हम लिखते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंग्लिश मीनिंग की ही रिक्वायरमेंट होगी आपको। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट साथ के साथ इंग्लिश मीनिंग के साथ साथ हिंदी मीनिंग भी लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम हिंदी मीनिंग भी लिख लेते हैं, तो एक काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए वो कंफर्टेबल हो जाता है, उनको वो याद करने में, सीखने में, समझने में थोड़ी आसानी हो जाया करती है। ठीक है, तो दोनों मीनिंग हम लिख लेते हैं। बेशक हमें रिक्वायरमेंट तो इंग्लिश मीनिंग के है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना है। लेकिन यदि आपको हिंदी मीनिंग की भी जरूरत है, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझने के लिए, एक माइंड में एक पिक्चर जनरेट करने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना है यदि, ठीक है, तो हिंदी मीनिंग भी हम लिख लेते हैं, और वो कोई गलत भी नहीं है। क्योंकि मैंने बताया कि आप लोगों को शुरुआत में एक सेंटेंस मैंने दिया था कि कभी भी आप जब एक्सपर्ट बनते हो तो उसका रास्ता, शुरुआती दौर जो है वो बिगिनर से ही होता है। ठीक है, शुरुआत में आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को कन्वीनियंट बनाते हो, ठीक है, सुविधाजनक बनाते हो कि किस तरीके से आप याद रख सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप इंग्लिश मीनिंग के साथ साथ हिंदी नोट कर रहे हो तो वो गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख लें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या सिर्फ इंग्लिश मीनिंग से आप सेटिस्फाई हो पा रहे हो, क्या आप जो है वहां से उसको याद करने में, सीखने समझने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ठीक है, वेल एंड गुड, इंग्लिश मीनिंग दैट्स इट। ठीक है, अदरवाइज हिंदी मीनिंग की भी जरूरत है तो उसको भी हम लिख लिया करते हैं। एक तरीका तो ये स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड को तो आपने लिखा ही है, उसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग भी लिखा है। ठीक है, साथ के साथ इस वर्ड के नेचर को भी मैं चाहता हूं आप नेचर को भी नोट किया करें। ठीक है, नेचर यानी कि नाउन है तो ब्रैकेट में पेंसिल से आपने एन लिख दिया। यदि ये वर्ड वर्ब है तो ब्रैकेट में इस तरीके से वी लिख दिया, वी यानी कि वर्ब, एन यानी कि नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव है तो एडीजे से इसको पॉइंट आउट कर दिया, एडवर्ब है तो एडीवी से इसको पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, ये बातें आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी। अब जब आपको पता चल गया ये वर्ड नाउन है, तो नाउन तो नेम होता है ना। ठीक है, नाउन के डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से समझते हो। आप लोगों को पता है कि नाउन जो है वो नेम हुआ करते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, इमोशंस, कंडीशन, स्टेट।
हर चीज का नाम नाउन होता है। सीन अनसीन दोनों आ जाते हैं इसके अंदर। तो आपको इस इंग्लिश और हिंदी मीनिंग जो लिख रखा है ना, तुरंत आपको कंफर्म होगा कि यस इट इज नाउन। ये सेटिस्फेक्शन आपके इस अंदर आना जरूरी है। आपने नाउन देख लिया उसको डिक्शनरी में, ठीक है। आजकल तो जितने भी डिक्शनरी हैं, चाहे वो हार्ड कॉपीज में तो होता ही है, सॉफ्ट कॉपीज जो होती हैं डिक्शनरी की, जो एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में रखते हो, उसमें भी देखना किसी भी वर्ड को जो आप डिक्शनरी में सर्च करते हो उसका जो है ब्रैकेट में नेचर भी वहां पे मेंशन कर रखा होता है। और ज्यादातर वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो नेचर में वर्ब भी होते हैं, नाउन भी होते हैं, और भी पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव या एडवर्ब उनके और भी पार्ट ऑफ स्पीच हो जाया करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। यदि कोई नेचर में वर्ड वर्ब है तो वर्ब हमें पता है कि वर्ब जो होती है वो बीइंग, डूइंग और हैपनिंग को बताती है, होने, करने या घटित होने के बारे में बताती है। और जैसे ही आपने इंग्लिश और हिंदी मीनिंग लिख ही रखा है, जो भी जरूरत थी, और नेचर भी पता चल गया, तो मीनिंग से आप रिलेट करके तुरंत सेटिस्फाई होगे कि यस इट इज अ वर्ब, ठीक है। ये सेटिस्फैक्शन जो है बहुत जरूरी हुआ करता है। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव वर्ड वो होता है जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो मीनिंग है ही, और जैसे ही एडजेक्टिव आपको पता चलता है कि ये वर्ड, तो तुरंत देख लेंगे कि हाँ ये क्वालिटी को बताने वाला वर्ड है। एडवर्ब है तो एडवर्ब हमें पता है कि क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को। तो तुरंत आप देखोगे और आइडेंटिफाई करोगे और पता लगाओगे और आप कहोगे कि यस ये एडवर्ब है। ये बात आप 1 या 2 महीने ही आपने कंटिन्यू रखनी है। और मैं आपको बेहतर सजेशन दूं तो मैं आपसे चाहूंगा कि एक सेंटेंस और लिखा करो इसी वर्ड का यूज करके, इस वर्ड का यूज करके एक जो सेंटेंस जहां से आपने न्यूज़पेपर से, बुक से या फिर जो है मैगजीन या नोवेल से जो ये सेंटेंस में जो वर्ड था, एक सेंटेंस वो लिखो और एक सेंटेंस सेल्फ का लिखो। एक जो जिस नोट्स में से मिला है वो सेंटेंस और एक सेंटेंस सेल्फ से बनाओ, ठीक है। तो और भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आप लोगों की हो जाया करती है। ये तरीके भी अप्लाई करते रहा करें, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम की प्रेपरेशन होती है ना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि 2, 4, 10, 20 दिन का खेल नहीं होता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लगेगा, ठीक है। कम से कम जो है इसमें आपको 8-10 महीने तो अच्छा लेवल बनाने में लगते ही लगते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। आप क्या सोचते हो? आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम के 2-4 महीने, 5 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते, कोचिंग लेना स्टार्ट करते हैं। इतने दिनों से मैं जो ऑफलाइन में पढ़ाता आ रहा हूं, तो हम देखते हैं वहां पे जब एग्जाम के 5 या 6 महीने रह जाते हैं तब तो वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्वाइन नहीं करते कि चलो अगले साल को क्वालिफाई कर दें। वो कहते हैं कि अभी जो आ रहा है ना एग्जाम, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तब तो हो सकता है जब आपकी बहुत अच्छी स्कूलिंग हुई हो या फिर कुछ भी, ठीक है। अदरवाइज कम से कम कोचिंग होने के बाद, जैसे भी आप कोचिंग ले रहे हो, और जरूरी नहीं है कि कोचिंग लेना ही जरूरी है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अच्छी ऑब्जर्वेशन होती है, अच्छी वो अच्छा सीखते हैं, अच्छा समझते हैं, बिना कोचिंग भी बात बन सकती है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग जो बहुत हार्ड फास्ट होती है। मेथड जरूरी है, प्लानिंग जरूरी हुआ करती है, एक डायरेक्शन जरूरी हुआ करती है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट तो 5-6 महीने पहले एडमिशन लेके कोचिंग शुरू करते और प्लानिंग भी उनकी यही होती है कि आने वाला एग्जाम वो क्वालिफाई कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक ठाक तैयारी करने के लिए, ठीक है, ठीक ठाक अच्छे नंबर लेने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि 4-5 महीने की कोचिंग और 4-5 महीने की सेल्फ स्टडी, ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं। 10 महीने से लेके 1 साल तक की जो है तैयारी, अच्छी तैयारी, एक डेडिकेटेड तरीके से, मेहनत और ईमानदारी के साथ यदि हम करते हैं तो फिर मान लिया जाता है कि हाँ आपके सिलेक्शन के चांसेस हो जाया करते हैं। तो देखना आपको अब ये है कि आप उस तरीके से चीजों को तैयार कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि जो है इसी मेथड पे जाओगे, सेंटेंस भी नोट करो, सेंटेंस भी लिखो। और ये जो मेथड है ना, ये मेथड यदि आप 2-3-4 महीने तक आपने कंटिन्यू रख लिया तो आप पाओगे कि आपकी लाइफ के अंदर, आपकी इंग्लिश की नॉलेज के अंदर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ये लेके आएगा। आपको ग्रामेटिकल पोर्शन परेशान ना करेगा, आपको कॉम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन है वो दिक्कतें ना देगा। आप बहुत सटीक तरीके से जाओगे क्योंकि यू नो ईच एंड एवरी वर्ड,
ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, आप सब जान रहे होते हो, तो फिर आप देखते हो कॉम्प्रिहेंशन में भी मदद मिलती है, ये आपकी वोकैबुलरी में भी मदद करेगा, ये आपकी जो है ग्रामेटिकल सेक्शन में भी मदद करेगा, और आप पाओगे कि एक बहुत बड़ा जो है बदलाव, चेंजेस आपके लाइफ में इंग्लिश को लेके जो है वो हो गए हैं। 4-5 महीने के बाद आप पाओगे कि कोई भी वर्ड आएगा तो तुरंत आपका एक्सपीरियंस इतना डीप हो चुका होगा कि जैसे ही कोई वर्ड आएगा तो अब तो आप वर्ड के आते से ही तुरंत आइडेंटिफाई करोगे कि वो जो वर्ड दे रखा है उसका नेचर क्या है एक्चुअल में, और ये जरूरी है ये चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को जब समझोगे, जानोगे, तो मुश्किल नहीं हुआ करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखनी है। यहां पे वर्ब थी, ट्रांजिटिव वर्ब थी, प्रेपोजिशन को ड्रॉप कर दिया, इक्वल एडजेक्टिव हो गया, तो अपने साथ एक प्रेपोजिशन टू की डिमांड कर लेता है। ये बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। फिर देखो एक सेंटेंस, दिस ग्रामर बुक comprises of 15 चैप्टर्स। एक सेंटेंस में ये आपके सामने लेके आ रहा हूं। सेंटेंस में मैंने कहा है दिस ग्रामर बुक कंप्राइजेज ऑफ 15 चैप्टर्स। तो यहां पे देखो, ये जो दिस ग्रामर बुक नाम का वर्ड है, बेशक ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। कंप्राइजेज नाम का ये वर्ड नेचर में वर्ब है। 15 चैप्टर्स, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या फिर ये प्रेपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट होगा। जब प्रेपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया तो वर्ब इंट्रांजिटिव हो गई, ठीक है, और जब वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया तो वर्ब ट्रांजिटिव हो गई, फिर ऑफ को ड्रॉप कर देंगे। और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि तो ये रिप्लाई सिर्फ और सिर्फ किसका हो सकता है, व्हाट का हो सकता है। क्वेश्चन करें, व्हाट डज दिस ग्रामर बुक कंप्राइज, ठीक है, ये जो ग्रामर बुक है वो क्या कंप्राइज करती है, क्या रखती है, तो रिप्लाई मिला दिस ग्रामर बुक कंप्राइजेज 15 चैप्टर्स। तो व्हाट का रिप्लाई हो गया, वर्ब ट्रांजिटिव हो गई। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद वी नो वी डोंट यूज प्रेपोजिशंस। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर नॉट फॉलोड बाय प्रेपोजिशंस। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में प्रेपोजिशन तुरंत बाद में, जैसे ही कोई ट्रांजिटिव वर्ब मिली, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, इसके तुरंत बाद प्रेपोजिशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ट्रांजिटिव वर्ब्स आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट्स का यूज किया करते हैं, दैट्स व्हाई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अक्सर प्रेपोजिशंस गिवन करके आपको एरर दी जाया करती हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो। एक सेंटेंस में ये कह रहा हूं, दिस ग्रामर बुक is comprised of 15 chapters. This grammar book is comprised of 15 chapters. अब यहां पे देखो, ये जो दिस ग्रामर बुक नाम का वर्ड नेचर में सब्जेक्ट, इज नाम का वर्ड बी बेस वर्ब की फॉर्म, पैसिव वॉइस मत समझ लेना, पैसिव वॉइस नहीं है, क्योंकि कंप्राइज्ड के लिए ग्रामर बुक, ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर है, और डूअर जब हो गया तो ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में ही है। तो एक्टिव वॉइस में बी बेस वर्ब की फॉर्म के बाद में कॉम्प्लीमेंट आया करता है, और ये कॉम्प्लीमेंट जो है एडजेक्टिव है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, पी डॉट पी यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ठीक है। वर्ब जो होती है, मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती हैं, वो वर्ब का भी काम करती हैं और वो एडजेक्टिव का भी काम करती हैं, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, ये बात आप लोगों को पता होगी, ठीक है। लेकिन ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये वर्ब और एडजेक्टिव दो अलग अलग इसके नेचर हुआ करते हैं, और क्योंकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो बी बेस वर्ब की फॉर्म के बाद में ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव है, और जैसे ही एडजेक्टिव हो गया तो अब ये प्रेपोजिशन
कंप्राइज्ड नाम के एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन ऑफ आ जाएगी, जो प्रेपोजिशन किसके पहले आएगी, नाउन के पहले। और ये ऑफ प्रेपोजिशन कंप्राइज्ड नाम के एडजेक्टिव और 15 चैप्टर्स नाम के नाउन, इन दोनों को आपस में रिलेट करने के लिए यूज की गई है। दोनों को आपस में रिलेट कर रही है, रिलेशन बता रही है। ऑफ नाम की प्रेपोजिशन 15 चैप्टर्स को कंप्राइज्ड नाम के एडजेक्टिव के साथ रिलेट कर रही है, दोनों का आपस में रिलेशन बताया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ये कंप्लीट वर्ब्स की लिस्ट मैंने आप लोगों को दे दी है, जो वर्ब्स अपने साथ प्रेपोजिशंस की डिमांड नहीं करती हैं। रीजन बिहाइंड के ऑल दीज वर्ब्स आर ट्रांजिटिव, ये सारी की सारी वर्ब्स ट्रांजिटिव हैं, सकर्मक हैं। एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट आया करते हैं। दीज वर्ब्स आर नॉट फॉलोड बाय एनी प्रेपोजिशंस, क्योंकि प्रेपोजिशन हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आती है। लेकिन हम मेन बात जो यहां पे कर रहे हैं वो ये है कि ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब जब बनी हुई है तो इनके बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे को आपको समझाने सिखाने बाकी रहते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्ड जो है ना सिर्फ वर्ब होंगी, ये एडजेक्टिव भी बन जाएंगे। ना सिर्फ वर्ब हैं बल्कि ये एडजेक्टिव भी बन जाएंगे। ठीक है, और कभी कभार तो जो है ये वर्ब कुछ कंडीशन में वर्ब होती है ट्रांजिटिव और कुछ कंडीशन में इंट्रांजिटिव भी हो जाया करती है। याद करो, क्वालिफाइड नाम की वर्ब को मैंने उसके बाद इन को ड्रॉप करके हमने सेंटेंस को सही किया था, लेकिन क्वालिफाइड फॉर भी होता है। ठीक है, क्वालिफाइड फॉर यानी कि किसी चीज के लिए क्वालिफाई कर देना, उसको जो है उसके लिए क्वालिफाई हो जाना, किसी चीज के लिए क्वालिफाई हो जाना। जब मैंने कहा था दिस स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड फॉर द मेन टेस्ट, यानी कि ये स्टूडेंट जो है मेन टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो गया, उसने मेन टेस्ट को क्वालिफाई नहीं किया था, क्योंकि रेफरेंस मिला हुआ था कि उसकी जो प्रेपरेशन है वो गोइंग ऑन नाइसली है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हुआ करती हैं जो मैंने आपको बताई, और आगे भी हम इसको जानेंगे। अभी मैं आपको ये बता दूं कि हम जो है अफोर्ड, अटैक, ठीक है, एक्सेस, आंसर, ठीक है, और फिर उसके बाद ब्लेम, कंप्राइज को डिस्कस हमने कर ही लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट जो वर्ब्स है, ऑलमोस्ट वर्ब से रिलेटेड मैं आप लोगों को सेंटेंस दिखाऊंगा, समझाऊंगा, बातें जानेंगे हम यहां से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहा करें, जो भी आपके जानकार हैं उन सभी के साथ।